A very good morning to all of you. Today we will discuss about the next one topic of chapter number 4, the effect of globalization on employees, on employment opportunities. In our under the head of the topic, impact of globalization in India, we have studied about that how the globalization impact on the consumers as well as the producers, the large producers and small producers. What were the different steps which was taken by the government in order to attract the foreign investment? Which kind of the opportunities came into the existence for the large producers in order to promote their trade? Then we have studied about the small producers also, how the globalization impact in a negative way to a great extent on the small producers. Now we will discuss about how the people who were employed, how did they get affected due to the globalization. So now the topic is there about the competition and the uncertain employment. नो डाउट ग्लोबलाइजेशन जो एग्जिस्टेंस में आया था इंटरनेशनल लेवल पर वर्क एज वेल एज जो कंपटीशन एग्जिस्टेंस में आया थ्रू द एमएनसीज, थ्रू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट जस्ट एंटायरली चेंज्ड द लाइफ ऑफ द वर्कर्स. कि जो लोग काम कर रहे थे उनको उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, उनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा. तो इससे क्या हुआ, ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने मेनली क्या किया कि जो वर्कर्स वो हायर करते थे पहले परमानेंट बेसिस पे, कि जिनको परमानेंट वर्कर के बेनिफिट्स दिए जाते थे, अब उन्होंने क्या किया, वर्कर्स को हायर करने में फ्लेक्सिबिलिटी कर दी. इट मींस कि अब जो वर्कर्स थे उनकी जॉब्स जो थी दैट वाज नॉट सिक्योर, दैट वाज कैजुअल काइंड ऑफ वर्क. लाइक वी कैन सी वेरी वेल हाउ इन अ गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया वो कंपटीशन में वर्क कर रहे हैं. देखिए कैसे फैक्ट्री वर्कर वो गारमेंट को फोल्ड कर रहे हैं. नो डाउट इससे अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हुई, फीमेल्स के भी लिए भी हुई, कि वुमेन्स जो थी नाउ दे आर गेटिंग वर्क. बट द थिंग इज देयर कि उनको बेनिफिट्स में एक फेयर शेयरिंग नहीं मिल रही थी इस चीज के अंदर. वी विल डिस्कस दैट. देखो यहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द केस स्टडी कि लार्ज जो एमएनसीज थी गारमेंट इंडस्ट्री में की यूरोप में, अमेरिका में, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिए अपने प्रोडक्ट्स को, यहाँ इंडिया के लोगों को ऑर्डर दिए फॉर एक्सपोर्टिंग वर्क. तो ये मेनली जो थी दीज एमएनसीज वर मेनली लुकिंग फॉर द लोएस्ट कॉस्ट. इट मीन्स कि उनको सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मिल सके इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. अब इतने बड़े बड़े ऑर्डर लेने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी, कंपनीज थे, एक्सपोर्टर्स थे, उनको क्या करना पड़ा, अपनी कॉस्ट को कट करना पड़ा. नाउ नो डाउट वी नो वेरी वेल कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट को तो कट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जितने का मिलेगा उतने का ही होगा, राइट. तो वहां पर वो उनके पास सेकेंड ऑप्शन क्या था, दे जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट. जहां पर जो लोग, जो कंपनी, जो फैक्ट्री पहले वर्कर्स को परमानेंट बेसिस पे वर्कर्स को हायर करते थे, अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, वर्कर्स को टेम्परेरी बेसिस पे हायर कर लिया. वाई, कि इससे क्या होगा, वर्कर्स को पूरे साल के लिए पेमेंट ना देके सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए पेमेंट दी जाएगी जितना कि काम उनसे लिया जाएगा, जिन दिनों काम उनसे लिया जाएगा. एज वेल एज अब वर्कर्स को क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा वर्किंग आवर भी उनके ऊपर ज्यादा हो गए, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ी हाई पीक सीजन पे. मींस कि जब ज्यादा वर्कलोड आ जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे जस्ट हैव टू डू द रेगुलर वर्क, नाइट शिफ्टिंग ऑल्सो. और साथ में और भी क्या प्रॉब्लम आई कि वेजेस जो थी वो बहुत ही कम कर दी गई और वर्कर्स को फोर्स किया गया, दे जस्ट हैव टू डू द ओवर टाइम in order to complete the projects, right. So due to these kinds of competition,
कि गारमेंट एक्सपोर्टर जो थे, उन्होंने नो डाउट इस कंपटीशन को फेस करते हुए ये बेनिफिट तो किया कि जो एमएनसीज थी उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, बट वर्कर्स को क्या था, उनके प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिले, ड्यू टू विच रीजन, by the existence of globalization. They were not able to get a fair wages as well as the fair timing as well as the things. Now we will discuss one of the practical example of one of the garment worker ki 35 years old एक सुशीला, one of the female was there. उसने बहुत साल काम किया है गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में दिल्ली में. उसमें वो एक परमानेंट वर्कर थी. अब परमानेंट वर्कर क्या होते हैं, उनको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, अगर वो ओवर टाइम कर रही है तो डबल रेट पे मिल रहा है. क्या हुआ 1990s के बाद उसकी फैक्ट्री जो थी वो क्लोज हो गई ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू द फेसिंग ऑफ कंपटीशन. अब सुशीला को नई जॉब सर्च करनी पड़ी. 6 मंथ तक उसने जॉब सर्च की, उसे नहीं मिली. फाइनली आफ्टर 6 मंथ शी गॉट ए जॉब. अब जॉब भी कहाँ मिली, जहां वो रहती थी वहां से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे. एंड देन उस फैक्ट्री में काम करने के बाद भी, काफी सालों के बाद भी, अभी भी वो एक टेम्परेरी वर्कर थी. शी वॉज नॉट ए परमानेंट वर्कर देयर. और इवन उसको जो उसकी अर्निंग थी, उसकी प्रीवियस फैक्ट्री की बजाय भी लेस देन हाफ थी जितनी की वो पहले अर्न कर रही थी. अब उसे क्या करना पड़ता था, क्योंकि उसे 30 किलोमीटर गैप में जाना है, तो उसको अपना घर जो है, अर्ली मॉर्निंग शी जस्ट गोज एट 7:30 AM एंड रिटर्न एट 10 PM. इट मीन्स मोर देन 12 आवर, अप्रोक्स 15 आवर जॉब वॉज देयर. मीन्स, और जिस दिन अगर कोई ऑफ है, इट मीन्स नो सैलरीज, नो वेजेस वर देयर. उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, अगर वो ओवर टाइम कर रही है तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट, नथिंग वाज देयर. नाउ व्हाट हैपेंड, अब जो उसके नियर बाय जो फैक्ट्रीज थी, उनमें भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही थी. वो उससे भी ज्यादा कम पे कर रहे थे, तो उसको वहीं जाना पड़ता था. सो एज पर दिस केस स्टडी वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जो वर्क की कंडीशन थी, वर्कर्स की जो कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी. कि अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट में मेनली क्या आ गया था, वर्क करने की कंडीशन और वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी इन इन मेजर ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट एंड सर्विसेज इन इंडिया. मोस्टली वर्कर आज के टाइम में जो है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2, द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और नो डाउट, और आज के टाइम पे जो कंडीशंस हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी, वो भी बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गई हैं. तो वर्कर जो है, नो डाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर के, जैसे कि सुशीला, अब उनको भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे जो उन्हें पहले मिल रहे थे. राइट. सो these kinds of the impact were there, which was on the mainly the employees faced that kind of situations due to the globalization. So at the end of the topic we can say that no doubt there was a positive impact on the consumers of globalization. There was a positive impact on the large producers also. There was a positive impact on the employees who were having the higher skills, but there were the negative impacts on the small producers, cottage industries, as well as the workers who were already not having any kind of the jobs. Now they just have to do the work on the casual basis. So at last, the last one topic of the chapter is there. What is the struggle for a fair globalization? Means कि globalization तो हो, but उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका इकोनॉमी में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए. नो डाउट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि जो हमने ऊपर स्टडी किया टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग वी कैन से वेरी वेल कि हर कोई जो था वो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिटेड नहीं हुआ. सिर्फ ऐसे लोगों को बेनिफिट हुआ जो लोग क्वालिफाइड थे, स्किल्स थी, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था,
they just made a good usage of the opportunities. But on the opposite side, majority of the people were also there who didn't share this kind of the benefits. So now the question arise कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे फेयर किया जाए। एक रियलिटी में ये बात आ जाती है कि ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से फेयर करके कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे कि जो ओवरऑल इकोनॉमी में सबके लिए बेनिफिशियल हो, नॉट ओनली टू द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप कि इसमें सबसे पहला वर्क कौन प्ले कर सकता है? द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ वेरी गुड रोल, अ मेजर रोल इन विच थिंग, इन मेकिंग दिस पॉसिबल। कि मेनली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए जो इकोनॉमी का ओवरऑल हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ना कि सिर्फ रिच लोगों के, पावरफुल लोगों के, बट द एंटायर पीपल ऑफ द कंट्री, राइट? तो कुछ स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो गवर्नमेंट क्या करे, उसको उठाने चाहिए। लाइक वी कैन से, जैसे कि गवर्नमेंट सबसे पहले ये इंश्योर करे कि जो हमारे लेबर लॉज हैं वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएं। द फर्स्ट वन वर्क विच शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, दैट द लेबर लॉ शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, और जो वर्कर्स हैं उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, राइट? तो पहला स्टेप गवर्नमेंट क्या करेगी अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? इट शुड चेक दैट द लेबर लॉज आर वर्किंग प्रॉपरली और इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और जो वर्कर्स हैं उनको उनके राइट्स मिल सके, एक फेयर रेम्यूनरेशन मिल सके। ओके, द सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जो है वो सेकेंड लेवल पे हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है। किस चीज के लिए? उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जब तक कि वो कॉम्पीट करने के एबल ना हो जाए। द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद द इंटरनेशनल ट्रेडर्स एज वेल एज द लार्ज प्रोड्यूसर्स। तो अगर जरूरी भी पड़े तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करे? कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगाए। किस पर्पस के लिए? सो दैट द small producers, benefits of the small producers should be protected, right? The third one, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो नेगोशिएट कर सकती है। किस बात के लिए? डब्ल्यूटीओ के साथ नेगोशिएट कर सकती है। किस चीज के लिए? कि डब्ल्यूटीओ एक फेयर रूल बनाए जो डेवलपिंग और डेवलप्ड हर इकोनॉमी में सिमिलर लेवल पे किए जा सके। ऐसा ना हो कि उसमें डोमिनेशन पावर जो है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री की आ रही है, रेदर देन द डेवलपिंग इकोनॉमीज आर नॉट गेटिंग benefited against this. Three works are there which should be done by the government. कि सबसे पहले वो वर्कर्स के लिए लॉ को चेक करे, लेबर लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, should protect the interest of the small producers, and should negotiate with the WTO for the fairer rules, कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस दे, rather than the domination power of the developed economies in the WTO. After that, these are the mainly steps which should be taken by the government, but as well as the population can also play a good role in the case of the fair globalization. कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत से कैंपेन्स लगाए गए, बहुत से ग्रुप्स बना के वर्क किया गया, रिप्रेजेंटेशंस की गई, लोगों ने किया मेनली, जिससे कि क्या हुआ? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो रूल्स बनाए हैं डब्ल्यूटीओ ने, उसके ऊपर इफेक्ट डाले गए, चेंजेस किए गए। तो इससे ये भी पता चला कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, दे कैन ऑल्सो प्ले अ गुड रोल इन ऑर्डर टू मेक अ सिचुएशन ऑफ द फेयर ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी। कि वो भी ऐसे स्ट्रगल कर सकते हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन ऐसी स्ट्रगल कर सकता है कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। किस चीज के लिए? एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। एज लाइक वी कैन see this, they have given one of the
पिक्चर इज देयर, जिसमें लोग क्या करके बैठे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट द WTO। किसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? अगेंस्ट द WTO, न्यू लिबरलाइजेशन। ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो जस्टिस मांग रहे हैं अगेंस्ट द WTO कि हमें जस्टिस दो, कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज ही जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिंग रोल जो है, डोमिनेटिंग रोल जो है वो प्ले ना करें। So this was the way with the help of which a fair globalization came into the existence.